नमस्कार आप सभी का। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कल से अपन पढ़ रहे थे प्रजनन के बारे में, और प्रजनन में जो अपन ने जन्नांग देख लिए थे, कुछ प्रजनन का इतिहास के बारे में अपन ने देखा था जनन, और उसमें कृत्रिम इतिहास के बारे में अपन ने देखा था कि पहली बार कृत्रिम प्रजनन कैसे हुआ, किसके द्वारा करवाया गया और भारत में इसका क्या इतिहास रहा है। आज पढ़ेंगे कृत्रिम विधि की प्रक्रिया, यानी कि यह जो प्रक्रिया है ये कैसे संपन्न होती है, इसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है और कैसे प्रजनन करवाया जाता है। देखो, सबसे पहले कृत्रिम प्रजनन के लिए अपने को जरूरी होती है, कल अपन ने बात की थी भाई कृत्रिम प्रजनन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो वीर्य की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? वीर्य की। अब वीर्य को भी कृत्रिम विधि द्वारा निकालना पड़ेगा, यानी कि कलेक्शन करना पड़ेगा अपने को। तो कृत्रिम विधि से वीर्य कलेक्शन करने के लिए एक तो अपने को एक अच्छे सांड की आवश्यकता होगी, यानी कि एक सांड एक साल में 100 के लगभग, यानी कि 104 से 106 मादाओं को भी गर्भित कर सकता है। और अगर अपन कृत्रिम विधि से उसके वीर्य निकाल के अगर गर्भित करवाते हैं तो फिर वो अत्यधिक मादाओं को, यानी कि 2000 के समथिंग वो एक, हाँ 2 से 4000 को वो क्या कर देते हैं, गर्भित कर देते हैं, क्योंकि उसमें अपन कुछ अंश लेते हैं ना, 0.5 ml लेते हैं। ठीक है, वीर्य एकत्रित करने में देखते हैं, इसमें कृत्रिम योनि की आवश्यकता होती है, यानी कि एक कृत्रिम योनि की क्या होगी, आवश्यकता होगी। कृत्रिम योनि एक ट्यूब आकार आती है, उसके अंदर एक रबर होता है, और रबर और उस ट्यूब के लोहे की या स्टील की जो भी ट्यूब होती है उसके बीच में खाली स्थान होता है, उसमें क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है। ऊपर एक वाल्व होता है, वाल्व के द्वारा उसमें, हाँ रवि ने फुट वोटो नहीं लगाई, हाँ बाकी तुम लोग देख चुके हो ना, नहीं देखे? हाँ। अपने यूट्यूब पे एक वीडियो भी पड़ा होगा इसका, है ना, पुराना वीडियो छोटा मोटा, उसमें ये सारे फोटो दिखाए गए हैं ना, इसरो का फोटो भी है, एक रवि के इंचार्ज के भी हैं। तो इसमें क्या है कि भाई एक अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ कृत्रिम योनि की। तो वो ट्यूब या नली का आकार होती है, उसमें एक बीच में जो गैप होता है वहां पे गर्म पानी भरा जाता है, और उस गर्म पानी को टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि जो सांड है या जो नर है उसको प्राकृतिक योनि का एहसास हो। ठीक है, जब वो मैथुन क्रिया, पहले उसमें क्या होता है कि भाई मैथुन क्रिया करवाने के लिए पहले जो प्राकृतिक मादा होती है, ओरिजिनल मादा को उसके साथ संभोग करवाया जाता है। जैसे संभोग करता है तो फिर जो उसके पेनिस होते हैं उसको कृत्रिम योनि में डाल दिया जाता है ताकि उसको सेम वाली फीलिंग आती है और वो अपना वीर्य स्खलित कर देता है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई कृत्रिम योनि का तापमान पूछा जाता है, गाय में कितना रखेंगे, 41 डिग्री सेल्सियस, है ना, 41 से 45 भी होता है, लेकिन अपने को क्या मान के चलना, 41 डिग्री सेल्सियस। लेकिन भैंस में ये थोड़ा सा कम रखा जाता है, और कितना रखा जाएगा, 39 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रखना। अब देखो कृत्रिम योनि को हम 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है, यानी कि उसको तिरछा रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई सीधा रखेंगे तो जो वीर्य स्खलित हो रहा है वो कहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, तिरछा रहेगा तो वीर्य जैसे निकलेगा, जैसे कि भाई ये अपन 45 डिग्री पे रखते हैं ऐसे, ठीक है, ये कृत्रिम योनि है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई वीर्य कलेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई होती है, उसमें वीर्य आ जाता है, और फिर वहां से अपन क्या करते हैं कि वीर्य को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे वीर्य का कलेक्शन कर लिया अपन ने, वीर्य का कलेक्शन करने के साथ ये दो टेम्परेचर ध्यान में रखना, कौन आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री के कोण पे कृत्रिम योनि को रखा जाता है, तो 45 डिग्री पे रखा जाता है। फिर उसके बाद में क्या करने पड़ते हैं, वीर्य का परीक्षण करना होगा, यानी कि वीर्य में कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। भाई जरूरी है ना, वीर्य के टेस्ट नहीं करेंगे तो अपने को कैसा पता चलेगा कि भाई वीर्य क्वालिटी वाला आगे नहीं है। इसलिए दो टेस्ट किए जाते हैं, एक तो किया जाता है बीबीसी टेस्ट, एक किया जाता है एमबीआर टेस्ट। बीबीसी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ब्रोमाइड ब्लू कैस्टेलाइज, ब्रोमाइड ब्लू कैस्टेलाइज। ठीक है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, बीबीसी टेस्ट द्वारा वीर्य की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है, यानी कि इसमें दो टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि बीबीसी से अपन किसका पता लगाते हैं, वीर्य शुद्ध नहीं है, यानी कि वीर्य मिलावट वाला भी हो सकता है ना, तो उसकी शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं कि वीर्य का पीएच इसी से ज्ञात करेंगे, पीएच कितना होना चाहिए, 6.7, यानी कि वीर्य की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। 7 से नीचे नीचे जो भी पीएच है वीर्य की प्रकृति कैसी होगी, तो अम्लीय होती है। अपेक्षित घनत्व की बात करें तो अपेक्षित घनत्व कितना होता है वीर्य का, 1.033 होता है। ठीक है, हाँ अब आपको पूछ लिया जाएगा भाई बीबीसी टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो आप कहोगे कि वीर्य की शुद्धता के लिए किया जाता है। कौन सा टेस्ट, बीबीसी टेस्ट। दूसरा टेस्ट आता है एमबीआर टेस्ट, एमबीआर टेस्ट का मतलब है मिथाइल, हाँ फिर भूल गया है ना, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट, एमबीआर मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट किया जाता है। और एमबीआर के द्वारा अपन क्या करते हैं, शुक्राणु की संख्या संख्या के साथ साथ उसकी गतिशीलता का पता लगाया जाता है इस टेस्ट में। भाई वीर्य तो है ना, बहुत सारे जो सांड होते हैं वीर्य तो दे देते हैं, लेकिन वीर्य में शुक्राणु है ही नहीं, और शुक्राणु हो और शुक्राणु की गतिशीलता 10-20% ही हो तो भी गर्भ ठहरेगा नहीं।
निषेचन होगा नहीं, क्योंकि शुक्राणु गति नहीं कर रहे। शुक्राणु को गति कौन प्रदान करता है? अरे शुक्राणु को गति प्रदान करने का काम कौन करता है? शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है सिर, एक होता है गर्दन, और एक होती है पूंछ। 3 भाग में बटे होते हैं ना शुक्राणु। तो शुक्राणु को गति प्रदान कौन करता है? पूंछ करती है। हाँ, मछली किससे तैरती? पूंछ से तैरती। वैसे ही क्या है कि शुक्राणु तैरते किससे हैं? पूंछ से। ठीक है, जो सिर होता है ना वो अंडा भेदन का काम करता है, यानी कि जब भी अंडा आएगा उसको भेदने का काम कौन करता है? हेड करता है। ठीक है। हाँ, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट में क्या करते हैं? शुक्राणु की संख्या, यानी कि शुक्राणु खूब होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वीर्य तो ले लिया और उसको अपन कृत्रिम गर्भाधान के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान के लिए अपन काम में लेंगे और उसमें शुक्राणु है ही नहीं, तो क्या मतलब? ठीक है, दूसरे शुक्राणु हैं, लेकिन शुक्राणु कैसे होने चाहिए? सारे के सारे गतिशील। हाँ, बहुत सारी जगह क्या होता है कि भाई शुक्राणु तो निकलते हैं, लेकिन शुक्राणु क्या नहीं करते? गति नहीं करते, रास्ते में अपना दम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें क्या लगाते हैं? गतिशीलता का पता लगाते हैं, और शुक्राणु की गतिशीलता कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40% तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। कम से कम 40%, यानी कि 50% तक भी होती है ना तो भी अपन उस वीर्य को काम में नहीं लेते हैं। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40% गति होगी या गतिशीलता होगी, तब ही अपन कौन सा क्या करेंगे? उस वीर्य को काम में लेंगे। किसके काम में लेंगे? कृत्रिम गर्भाधान के या एआई के काम में लेते हैं अपन। देखो, उसके बाद जैसे ही वीर्य का कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन किया आपने, कलेक्शन के पश्चात अपन क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के पश्चात उसका क्या किया जाएगा? तनुकरण, यानी कि वीर्य को और पतला किया जाएगा अधिक मात्रा के लिए, क्योंकि निषेचन के लिए एक शुक्राणु काफी होता है। सारे शुक्राणु जाते तो वैसे ही सारे दौड़ लगाते हैं, उसमें से एक आगे जाके जो अंडभेदन करता वही निषेचन करता। बाकी के इतने जितने असंख्य शुक्राणु, वीर्य में कितने असंख्य शुक्राणु होते हैं भाई, और वो सारे लगाते हैं, कंपटीशन में दौड़ते हैं। हाँ भाई, मैं निषेचन करूंगा, मैं निषेचन करूंगा, लेकिन जो आगे पहुंचता है वही एम्ब्रियो बनाता है या भ्रूण बनाता है ना। हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब पहले कंपटीशन जीत के आए हो, है ना। अब इसका तनुकरण किसके साथ करेंगे? योग साइट्रेट द्वारा किया जाएगा। जो अंडे का पीला रंग होता है ना अंडे का, उसके द्वारा योग साइट्रेट। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या डाल देते हैं इसमें? फास्फेट। एक और क्या काम में लिया जाता? फास्फेट। ठीक है, साथ में कौन सी एसिड? तो इसमें लिया जाता है सिट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल काम में लेते हैं। ये सारे इसमें डाले जाएंगे भैया ना, वीर्य का तनुकरण करेंगे। अब वीर्य को अपन ने पतला कर लिया है, पहले तो क्या किया? कलेक्शन किया, उसके बाद में आपने टेस्ट किए, टेस्ट में अगर सही निकलते हैं तो फिर उसको क्या करेंगे? पतला करेंगे, तनुकरण करेंगे, और तनुकरण करने के पश्चात उसका क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। अब देखो, भंडारण भी अलग अलग तरीके से, कमरे के तापमान पे ऐसे ही रख देते हैं तो वो कितने घंटे तक रहेगा? ओनली 4 से 6 घंटे तक। निकाला, कलेक्शन किया, कमरे में लाकर रख दिया, तो 4 से 6 घंटे बाद जो वीर्य है वो खराब हो जाएगा जहां आपने भर रखा है वो। ठीक है, लेकिन सर्दियों में 10 से 12 घंटे, यानी कि सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा रह जाता, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ना, वैसे वैसे क्या है कि चीजों को अपन ज्यादा लंबे समय तक परिरक्षित रख सकते हैं। देखा होगा ना आपने कि घर में सब्जी बना लेते हैं, एक तो ऐसे रख दो, एक फ्रीज में रखो, तो वहां पे 4 डिग्री टेम्परेचर होता, फिर माइनस वाले में रख दो और ज्यादा लंबे समय तक सब्जियां चलेगी आपकी। या सब्जियां लाते आप फ्रीज में डाल देते हो, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है ना, तो इनमें जो जीवाणु या फंगस या ईस्ट वगैरह होते हैं वो उनकी क्रियाशीलता को रोक देता है। एक उचित तापमान नहीं मिल पाता, टेम्परेचर उचित नहीं मिल पाता, तो उनकी क्या करता है? क्रियाशीलता को रोक देता है, यानी कि वो थोड़े लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन ये 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये फ्रीज का टेम्परेचर होता है। जो घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप रखते हो तो भी कितने दिन रख सकते हैं? 3 से 4 दिन तक ओनली। 3 से 4 दिन तक किस पे रख सकते हैं अपन? फ्रिज के जो टेम्परेचर होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है। लेकिन अपन 3-4 दिनों के लिए तो निकालेंगे नहीं, बहुत सारी बेकार होता है ना। कलेक्शन करो, अच्छा सांड देखो, और फिर उसके टेस्ट करो, फिर इकट्ठा करो, और फिर भी 3-4 दिन के लिए तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 3-4 दिन तो पहुंचाने में लग जाते हैं, नहीं लगते क्या? तो अपन क्या करते हैं? इस वीर्य को हमेशा कहाँ रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में। कहाँ रखा जाएगा? तरल नाइट्रोजन में। और कितने डिग्री पे? हाँ, -196 डिग्री सेल्सियस पे। माइनस है यहाँ पे ना, माइनस लगाया नहीं इन्होंने, माइनस में, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है नाइट्रोजन।
क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा। जब भी क्रायोजेन जार को खोलते हुए देखोगे ना आप, जब एआई करवाओगे या कृत्रिम गर्भाधान, तो उसमें से क्या होती है, ऐसा आपको लगता है कि यार वाष्प उठ रही है ना। हाँ, तो नाइट्रोजन गैस में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, नाइट्रोजन में। और कब, कितने सालों तक भंडारित किया जा सकता है अगर नाइट्रोजन में, तो 10 से 15 साल तक वीर्य को क्या किया जाता है, परिरक्षित यानी कि भंडारण कर लिया जाता है। 10 से 15 साल बाद में भी उसके जो शुक्राणु होते हैं वो मरते नहीं है, उससे 10-15 साल में भी अपन क्या करते हैं, उनको काम में ले सकते हैं। और कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया जाएगा, तो हाँ, इंपॉर्टेंट यही है, ऊपर के टेम्परेचर कोई नहीं पूछने वाला आपको। जब भी पूछेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा आपको, वीर्य का भंडारण कितने डिग्री पे किया जाता है, सारे भले ऊपर के तापमान मिल जाएं, तो आपको कौन सा टेम्परेचर बताना, -196 डिग्री सेल्सियस। और कितने सालों तक रखा जा सकता है, तो 10 से 15 सालों तक, सबसे लंबा भी यही है। चलो भाई, भंडारण आपने कर लिया, आगे देखो। अब भंडारण कर लिया, अब सेचन भी किया जाएगा, यानी कि अब उसको क्या है कि जो मादा वगैरह उसके पास ले जाया जाएगा, जैसे वो हीट में आएगी, हीट के लक्षण आपको पता ही है कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या है कि भाई गर्भित करवाना। अब अलग अलग पशुओं में अलग अलग जो है कि मात्रा काम में ली जाती है। तो वीर्य की मात्रा सबसे पहले इसको क्या है कि फिर उसके बाद में स्ट्रो में भरा जाता है। किसमें भरा जाता है, स्ट्रो आती है, जो ऐसी ट्यूब आती है ना, उससे कहते हैं स्ट्रो। स्ट्रो का कलर अलग अलग रहता है ना, तो स्ट्रो के में वीर्य की मात्रा कितनी होती है, 0.5 से 3 ml तक ही काम में ली जाती है। बहुत कम मात्रा काम में ली जाती है। जनरली अपन कितनी लेते हैं, 0.5 ml काम में लेते हैं। यानी कि एक स्ट्रो होती है, जो स्ट्रो के अंदर उसको एआई गन में डाला जाता है, वहां पे वीर्य होता है जमी हुई अवस्था में, जमी हुई में, क्योंकि तरल नाइट्रोजन 196 में जम जाते हैं भाई। ठीक है, उसको फिर वो डॉक्टर काटता है एक तरफ से, फिर एआई गन में लगाता है, एआई गन के ऊपर से डालता होगा ना, तब वो करता है। फिर क्या करता है वो, वीर्य सेचन की विधि, वीर्य सेचन करेगा भाई। ठीक है, वीर्य सेचन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, वीर्य सेचन कहाँ किया जाता है, मध्य गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, या यूं कहा जाता है मिड सर्विक्स। कहां पे करेंगे, मिड सर्विक्स या मध्य गर्भाशय गिरवा में। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछ लेगा कि भाई कृत्रिम गर्भाधान विधि में वीर्य का सेचन कहां किया जाता है, तो कहां बताओगे, मध्य गर्भाशय गिरवा में। लेकिन आपको पूछ लें कि भाई प्राकृतिक जो प्रजनन की विधि है, प्राकृतिक जनन की विधि है, उसमें वीर्य का सेचन कहां किया जाता है, या वीर्य को कहां छोड़ा जाता है, तो कहां छोड़ते हैं। हाँ सलोनी तू कह रही थी ना कल, तो कल बताऊंगी मैं बहुत, बता कहां छोड़ दें, यहां छोड़ देते, फिर योनि में छोड़ा जाता है, वेजाइना। कहां छोड़ेंगे, योनि में। हाँ, देखो वीर्य सेचन की विधियां, एक तो होती है रेक्टो, हाँ, रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोवेजाइनल। यह विधि केवल किस में काम में ली जाती है, गाय व भैंस में काम में ली जाती है। रेक्टम यानी कि गुदा, और वेजाइना यानी योनि, यानी कि गुदा योनि विधि है। ये कौन सी विधि है, गुदा योनि विधि। यानी कि एक हाथ गुदा में डाला जाएगा, गोबर ओबर निकाला जाएगा, और फिर वहां से हाथ डाल के हाथ से टटोला जाएगा। भाई मिड सर्विक्स कहाँ है, जहां पे मिड सर्विक्स होती है, गर्भाशय गिरवा होती है, वो थोड़ी सी उभार फूली हुई होती है। तो जो डॉक्टर होता है वो उसको पकड़ लेता है, फिर नीचे से एआई गन डालता है वेजाइना से, और एआई गन के द्वारा वीर्य का सेचन वहां करवा देता है, या वीर्य को वहां पे छोड़ देता है। दूसरा होता है वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम उन पशुओं में काम में लिया जाता है कि जहां पे गुदा या वेजाइना का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो अपन हाथ वाथ तो डाल नहीं सकते, या हाथ के द्वारा संभव नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है वेजाइनल स्पेचुला। वेजाइनल स्पेचुला वो क्या होता है कि खोलने वाला यंत्र होता है, उससे आर पार दिख जाता है, उसको लगा के फिर थोड़ा सा खोल देते अपन, तो उसमें से दिख जाएगा। फिर एआई गन डालेंगे और सीधा सीधा उसी यंत्र के द्वारा अपन क्या करवा देंगे, कृत्रिम गर्भाधान करवा देंगे। ये किसमें लेंगे अपन, ओनली भेड़ और बकरी में एआई करवाई जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भेड़ बकरी में एआई संभव नहीं है, लेकिन भेड़ बकरी में क्या करवाएंगे अपन, एआई करवाएंगे। किस विधि द्वारा, वेजाइनल स्पेकुलम द्वारा। हाँ, वेजाइनल स्पेचुला जो होता है उसके द्वारा। ठीक है, ये विधियां काम में ली जाती है। देखो वीर्य में रंग, रंग कैसा होगा वीर्य का, तो हाँ ज्यादा पीला, पूरा पीला नहीं होता भाई, ऐसा पीला वो है ना, ऐसा वाला पीला, हल्का पीला होता है, जिसे मटमेला कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, मटमेला। जबकि राइबोफ्लोविंग, राइबोफ्लोविंग के कारण होता है यह रंग, क्या पता नहीं क्या लिखता है ये रवि, है ना,
राइबोफ्लोविन के कारण कैसा होता है? पीला होता है। आपको पूछ लें कि भाई पीला रंग किस कारण होता है, तो किस कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण होता है। फ्लेविन न है ये, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, राइबोफ्लो, ठीक है। हाँ, ये सब पहले पीपीटी अपन चेक नहीं करते ना, रवि को दे देते, फिर उसके वो बना के यहाँ ले आता, तो यहाँ पता चलता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है। अब उसके हो सके मेरी हस्तलिखित राइटिंग समझ में भी नहीं आती है बेचारे की, वो भी क्या करें हैं। तो गलतियां वो अपन उनको कहेंगे तो वो तो मानने को तैयार नहीं, वो कहेगा कि आपकी गलती, आपने लिखा है ऐसा होगा, है क्यों? नहीं, ऐसे होते ना यार, क्या है कि जल्दी जल्दी लिखते हैं अपन हमेशा। डॉक्टर की राइटिंग पहचान में आती है आपके? जिनका दिमाग ज्यादा चलता है ना, उनके हाथ कम चलते हैं। क्योंकि दिमाग जितना तेज चलता है उतना हाथ चल सकते हैं क्या आपके? फिर उससे तेज तेज लिखते अपन, यार ये बहुत सारे काम, लो लो लो, है। तो रवि को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी ना, रवि को भी धीरे धीरे समझ में आ जाने लग जाएगी। ठीक है, देखो, वीर्य में गंध, अब वीर्य में क्या आएगी? थोड़ी सी हल्की सी स्मेल भी आएगी। वो किसके कारण आती है? वर्षण में, कहां पे? वर्षण में निर्मित एमीन के कारण। किसके कारण? एमीन के कारण। हाँ, यहां भी गलत है ना, एमीन के कारण आती है। यानी कि एक दरु होता है क्या? एमीन बनता है, और एमीन का निर्माण कहां होता है? तो कहां होता है भाई? वर्षण में होता है, और उसी के कारण क्या आती है? वीर्य में गंध आती है। जैसे वीर्य को बाहर छोड़ दिया जाएगा ना, तो वो क्या करेगा? हल्की सी स्मेल देगा, ठीक है। नोट, गुणवत्ता युक्त वीर्य का रंग गाढ़ा क्रीमी होता है, ऐसा थोड़ा पतला नहीं होगा भाई। अच्छा क्वालिटी वाला अगर वीर्य है तो उसका रंग के साथ साथ कैसा होगा? वो गाढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, क्रीमी रंग का होता है, गाढ़ा होता है जो क्वालिटी वाले जो वीर्य होते हैं। और क्वालिटी वाला वीर्य कब कलेक्शन किया जाना चाहिए? सुबह के समय। हाँ, सुबह के समय जो वीर्य अपन कलेक्शन करेंगे वो ही क्या होता है? गुणवत्ता युक्त वीर्य होता है। गुणवत्ता युक्त वीर्य किसे कहेंगे अपन? जिसमें शुक्राणु की संख्या ज्यादा हो और शुक्राणु की गतिशीलता ज्यादा हो। गुणवत्ता से यही तो मतलब है अपने को, आई बात समझ में? यानी कि फर्टिलाइजेशन का काम कौन करेगा यहाँ पे? वीर्य में फर्टिलाइजेशन का काम कौन करता है? कौन करता है? अरे शुक्राणु तो करते हैं। अब वीर्य जब भी आप कलेक्शन करते हैं, वीर्य कलेक्शन करने के लिए पशुओं की आयु कम से कम, न्यूनतम की बात करें, आपको पूछ ले कि न्यूनतम कितनी, तो न्यूनतम होनी चाहिए 18 माह, इससे छोटा पशु नहीं होना चाहिए। और अधिकतम, हाँ, अधिकतम 5 से 6 वर्ष। बस इसके बाद के जो होते हैं ना, उनके फिर अपन क्या करते हैं कि वीर्य निकाला नहीं जाता, कलेक्शन नहीं किया जाता। यानी कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 माह। 18 माह में युवा हो जाते हैं, यानी कि यौवन आरंभ, जो यौवन अवस्था होती है वो 18 माह से चालू हो जाती है गाय भैंस वगैरह में, इनमें। और जो अपने भेड़ बकरियां होती है इनमें तो पल्ले हो जाती है, ठीक है। और अधिकतम कितने माह तक, कितने वर्षों तक लेंगे अपन? 5 से 6 वर्ष तक इनका काम में लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपने कर लिया, ठीक है, निषेचन आपने करवा दिया। किसके किसके द्वारा? गाय भैंस में किसके द्वारा करवाया जाएगा? रेक्टोवेजाइनल, और भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम। किसके द्वारा? वेजाइनल स्पेकुलम द्वारा। दोनों विधियां याद रखो। वीर्य कहां छोड़ा जाएगा? मिड सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा में छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सारे काम आपने कर दिए। उसके पश्चात क्या करेंगे अपन? गर्भ परीक्षण। क्या करते हैं? गर्भ परीक्षण कितने दिनों में किया जाना चाहिए? कम से कम कितने दिन में करेंगे अपन? 90 दिन में। कितने दिन में किया जाएगा ये? 90 दिन में। क्योंकि 1 महीना तो ऐसे निकाल देते हैं अपन, क्योंकि 19 से 21 दिन के बीच क्या होते हैं? इसमें वापस क्या आएगा? मध्य चक्र आएगा। क्या आएगा भाई? मध्य चक्र। पहली बार तो अगर 19 से 21 दिन में वापस अपनी मादा में मध्य चक्र नहीं आए, यानी कि वो मध्य के लक्षण प्रकट नहीं करती है, नहीं करती है, मतलब अपने को वहां पे अपने को लग गया कि भाई इसमें क्या है कि गर्भ ठहर गया है, ठीक है। लेकिन ये वापस 19 से 21 दिन में वापस गर्भ के लक्षण प्रकट कर देती है, तो वापस गर्भित करवाना ही है, ठीक है, पहली चीज तो। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता, कि अपन सोच रहे हैं यार ये हल्के फुल्के लक्षण। कई बार क्या होती है कि मादा गर्भित तो हो जाती है, फिर भी वो ऐसे लक्षण प्रकट करने लग जाती है ना। तो कभी कभार जो वेजाइना से ऐसे लसलसा पदार्थ या चिपचिपा पदार्थ छोड़ती रहती है, अपन सोचते हैं कि यार वापस 21 दिन में छोड़ रही है, यानी कि गर्भित हुई नहीं।
हो सके हीट के लक्षण दिखा रही हो। कई बार क्या होती है कि जैसे भैंसें वगैरह होती है ना, भैंसों में इनमें साइलेंट हीट आती है ना। हाँ ठीक है। तो 90 दिन में, लेकिन फिर भी अपन नहीं करते तो फिर कितने दिन पश्चात, 90 दिन पश्चात एक एक परीक्षण करवाया जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? रेक्टम रेक्टम पाल्पेशन। रेक्टम पाल्पेशन आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई गाय भैंस में या जो कि गर्भ परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाएगा, तो किस विधि द्वारा किया जाएगा? रेक्टम पाल्पेशन द्वारा ही किसकी जांच की जाती है? गर्भ की जांच। और ये कौन करेगा? ओनली डॉक्टर करेगा। ठीक है, रेक्टम यानी आप जानते हो, रेक्टम यानी क्या होता है? गुदा। पाल्पेशन यानी कि ये क्या होती है? ये होती है हथेली, यानी कि हथेली परीक्षण भी इसको कर सकते हैं। यानी कि जो डॉक्टर होता है वो हाथ डालता है यूट्रस से, पता करता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत उबार आ रहा है, हथेली से पता लग जाता है। तो वो कह देते हैं कि भाई गर्भ तैर गया है ना, 90 दिनों में पता लगता है जनरली। तो आगे बात समझ में क्या अभी है? क्या मैं अच्छा समझा पा रहा हूँ क्या? अरे आ रहा है क्या थोड़ा बहुत समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छी बात है, आना चाहिए ना। तो गर्भ की परीक्षण अपन कर लेंगे। ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखो भाई, पहले ये ले लेते हैं, इसने लास्ट में डाला। देखो ये टेबल अपन देखेंगे, पशुओं के नर मादा और निषेचन एवं प्रसव की क्रिया। यानी कि अलग अलग पशुओं में जो नर होता है उसे क्या कहा जाता है? मादा होती है उसे क्या कहा जाता है? उसके बच्चे को क्या कहेंगे? निषेचन यानी कि मेटिंग की क्रिया को क्या कहेंगे? यानी कि मेटिंग समागम की क्रिया। और जो प्रसव की क्रिया होती है, बच्चा देने की क्रिया, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है। देखो गाय में कहा जाता है, गाय का जो नर होता है उसे बुल कह दो या सांड कह दो। ठीक है। मादा पशु को क्या कहते हैं? काऊ। जब तक बच्चा नहीं देती उससे पहले उसको क्या कहेंगे? अरे हिपर। बच्चा देने के पश्चात कहेंगे उसको काऊ। तो पहले आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि भाई काऊ गाय है ये। भाई जब तक बच्चा ही नहीं दिया तब तक कह सकते हो कि ये गाय है? नहीं, आप उससे क्या कहेंगे? बच्चिया, कटिया वगैरह जो भी है, या हीपर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीपर। उसका बच्चा क्या कहलाता? काप। निषेचन की क्रिया क्या होती है? सर्विंग। और प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग। हाँ, काविंग भी कर देते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं? काविंग। ठीक है। हाँ, सेम ही इसका, इसका जो भैंस का होता है वो इसका होता है। भैंस में इसमें कुछ नहीं है भाई, नर में बेफेलो आगे लग जाएगा, बेफेलो बुल। मादा क्या कहलाएगी? बेफेलो। काफ में भी सेम बेफेलो आगे लगा दिया गया है। निषेचन की क्रिया सेम में गाय के समान, सारे गाय के समान ही है इसमें, गाय भैंस में कोई अलग से वो नहीं है ना। हाँ, तो इसे भी क्या कहेंगे? काविंग। रवि लिख देता है। ठीक है। अब बेड की बात करेंगे ना, बेड का इंपॉर्टेंट है, बेड का पूछ लेगा आपको। रेम कहा जाएगा, भेड़ का जो नर होता है ना उसे क्या कहते हैं? रेम। और हिंदी में अपनी भाषा में क्या देते हैं? मेंढा। क्या कहते हैं? मेंढा। जो मादा होती है उसे कहते हैं अपन इव। इव। उसने डव लिख दिया, कोई बात नहीं। मैं खड़ा हूं ना, टेंशन नहीं। ये तो कुछ भी लिख देंगे ना। हाँ, गलत नहीं बताएंगे आपको। क्या कहते हैं? इव। इव या फिर उसे कह देते हैं डेम। ठीक है। हाँ, बच्चा को क्या कहा जाता है? लेम्ब। क्या कहा जाएगा? लेम्ब या मेमना कहा जाएगा। निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा आपको ना। क्या पूछ लेगा आपको? टपिंग। यानी कि भेड़ में निषेचन या समागम या मेटिंग की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? टपिंग। हाँ, और टपिंग से पहले क्या होती है कि जो एक भेड़ें होती है ना, इनमें निषेचन की क्रिया करवाने से संबंधित इनमें क्या होती है? ऊन आती है। अब ऊन क्या करती है कि ऊन बीच में आ जाती है। जब भी निषेचन करेगा ऊन बीच में आ जाएगी। ऊन बीच में आ जाती है ना, तो क्योंकि उधर जो मादा है, मादा के टांगों पे बड़े बड़े ऊन आती है, इधर नर के सीसन पे ऊन आ जाती है, दोनों की ऊन काटी जाती है। और वो ऊन काटना क्या क्या कहलाता है भाई? मादा के पिछले पैरों से ऊन हटाना वो कहलाती है टैगिंग। क्या कहलाएगी? टैगिंग। मादा के पिछले पैरों से ऊन हटाना, ताकि जो समागम यानी कि संभोग की क्रिया वो अच्छे से हो जाए। और नर में सीसन के चारों ओर से ऊन हटाना वो कहलाती है रिंगिंग। ये किस लिए हटाई जाती है? ओनली समागम की क्रिया अच्छे से हो सके, इसीलिए यहां से अपन बाल या ऊन हटा देते हैं। ठीक है। देखो अब बच्चा देने की क्रिया को क्या कहेंगे अपन? लैम्बिंग कहलाता है। सिंपल सी बात, इसका बच्चा लैम्ब, प्रक्रिया कौन सी? लैम्बिंग है ना। उधर भी आप देख रहे थे काफ, काविंग वगैरह या काफिंग। ठीक है। देखो बकरी की बात करेंगे, उसको बक या बकरा, बकरा। ठीक है।
मादा को वही गोट या इसे डोई कहा जाएगा। क्या कहेगा? डोई। क्या कहेंगे? डोई। बकरी का बच्चा क्या कहलाता है? किड। बकरी कहती है कि भाई तुम इंसानों ज्यादा समझदार हो, मानव जाति तुम ज्यादा, तुम्हारे बच्चे को किड कहते हो ना, मेरे बच्चे को भी किड को, है ना। इंसानों का बच्चा क्या कहलाता है? किड ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? किड। इसके बच्चे को भी क्या कहेंगे अपन? किड। निषेचन की क्रिया गाय भैंस के समान सर्विंग, बच्चा देने की क्रिया किड से किडिंग। हाँ आईएनजी लगा दो, किडिंग। ठीक है, याद रहेगा। ऊंट, कैमल बुल जो सेम है, कैमल काउ कहा जाएगा। ठीक है, इसके बच्चे को भी क्या कहा जाता है? काफ। हाँ ठीक है, काफ। या अपन कह देते हैं इसे टोरडिया। क्या कहेंगे? हाँ टोरडिया, टोरडी। ठीक है, वो अलग होते हैं बाद में ना, छोटे जब बच्चे होते हैं उसे क्या कहेंगे अपन? काफ। लेकिन राजस्थान में इनको, इनके बच्चों को किस नाम से जानते हैं? टोरडिया। ये अपनी लैंग्वेज है राजस्थान की, आपको पता रखना है ना। निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? कोपुलेशन, या फिर इसको कहा जाता है लखना। हाँ ये भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ लखना। इसकी जो प्रक्रिया होती है उसे कोपुलेशन का दो, या फिर क्या कहेंगे अपन? लखना। लखना निषेचन की प्रक्रिया। प्रसव वही है कि भाई जो काफिंग इसको कह देते हैं। सुअर की जो होती है वो होती है बोवर। क्या होती है? मादा बोवर, सॉरी नर बोवर। मादा क्या कहलाती है? सा। जो इसका बच्चा होता है वो गिल्ट या इसे पिगलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिगलेट। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कपलिंग। क्या कहेंगे? कपलिंग। और प्रसव की क्रिया को फेरोइंग या फेरोइंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? फेरोइंग कहा जाता है निषेचन की क्रिया को। निषेचन की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया आपको पूछा जा सकता है, और ऐसा किसन मिलान करने वाला भी आ सकता है, ध्यान रखना नहीं, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। मुर्गी, मुर्गी का जो नर होता है वो क्या कहलाता है? कोक। आपको ही पता है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोक। फीमेल क्या कहलाएगी? हेन। HEN, हेन। बच्चा क्या कहलाएगा? चिक। निषेचन की क्रिया सर्विंग, बच्चा देने की क्रिया हैचिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत वाली चीजें अब देखते हैं ना थोड़ा बहुत। देखो भाई आगे हैं प्रजनन की पद्धति। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, आपके घर के गुरुजी हैं, घर की कोचिंग क्लासेज हैं, आपके लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है ना। प्रजनन पद्धतियां, प्रजनन की जो पद्धतियां होती है इनके बारे में अपन देखेंगे। यह है दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक तो अंत प्रजनन, एक बाह्य प्रजनन या बही प्रजनन। कौन सा प्रजनन? बही प्रजनन। बही प्रजनन। अंत प्रजनन की बात करेंगे। अंत यानी कि अंदर का अंदर मामला। अंत नाम से पता चल रहा है ना। अंत प्रजनन यानी कि अंदर, अंत यानी अंदर। देखो प्रजनन की इस विधि में 4 से 6 पीढ़ी एक संबंधित नर एवं मादा पशुओं के बीच कराया गया अंत प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि जो अंत प्रजनन होता है यानी कि अपने ही परिवार के जो सदस्य होते हैं, अपने ही परिवार के पीढ़ी वाले होते हैं, उनके साथ क्या करवाया जाता है? प्रजनन करवाया जाता है, यानी कि संबंध बनाए जाते हैं। अगर ऐसे संबंध बनते हैं, ऐसा प्रजनन संभव होता है, तो वो प्रजनन क्या कहलाएगा? अंत प्रजनन कहलाता है। कितनी पीढ़ियों में होता है ये? 4 से 6 पीढ़ियों। 6 पीढ़ी से आगे करवाएगा तो फिर वो अंत प्रजनन नहीं होगा, है ना। 4 से 6 पीढ़ी, संबंधित 4 से 6 पीढ़ी के बीच करवाया गया जो संबंध है या प्रजनन है, वो क्या कहलाएगा? अंत प्रजनन। ठीक है, ऐसा क्यों करवाया जाता है? ऐसा इसलिए करवाया जाता है समान गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हेतु, यानी कि वो पीढ़ी बनी रहे, वो पीढ़ी चलती रहे, उनके गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहे, इसीलिए हमेशा ऐसे संबंध करवाए जाते हैं गाय भैंसों में, है ना। ठीक है, अब ये भी अंत प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि संप्रजनन, एक होता है अंतरवंश प्रजनन, लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, संप्रजनन यानी कि क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज तो जानते हैं ना आपको, तो यार ये मेरे क्लोज फ्रेंड है ना, वो वाले। तो ये क्या है कि क्लोज। एक होते हैं लाइन ब्रीडिंग, जिसको साइड कर दिया गया, थोड़ा दूर। समझ गए दोनों? अंग्रेजी में सही अच्छे से समझ में आता है ना। देखो समप्रजनन क्या कहता है? क्लोज ब्रीडिंग कहता है, यानी कि क्लोज सगे संबंधी होते हैं,
इस विधि में नर एवं मादा आपस में निकटतम संबंधी होते हैं। जैसे अपन ने शुरू में देखा क्लोज, तो आपस में क्या होंगे, निकटतम संबंधी होते हैं। जैसे कि भाई बहन, पुत्र माँ, पुत्री पिता, यानी कि एक का संबंध उसी पीढ़ी से है, सीधा सीधा ही है कि नहीं है भाई। जैसे कि ये कोई गाय थी, ठीक है, इसने बच्चा दिया, एक हो गया नर, एक हो गई मादा। अब इस मादा को वापस क्या करेंगे, इसी के नर से करवाएंगे, या फिर इस मादा को क्या करते हैं कि भाई इसी के नर से, या जो ये माता है इसकी, उसको किसी के साथ, उसी के नर से या उसी की जो संतान होती है उसी के साथ उनका क्या करवाया जाता है, संभोग करवा के प्रजनन करवाया जाता है, और एक अच्छी नई वाली जो है कि पीढ़ी तैयार की जाती है। आगे बात समझ में। क्लोज रिश्तेदार, जैसे कि पिता का किसके साथ करवाएंगे, पुत्री के साथ, पुत्र का किसके साथ, माँ के साथ, और भाई बहन तो है ही सही, ठीक है। दूसरा है अंतर्वंश प्रजनन या लाइन ब्रीडिंग, इसमें एक पीढ़ी छोड़ के दूसरी पीढ़ी वालों के साथ करवाया जाता है, ठीक है। इस विधि में थोड़े थोड़े दूर के संबंधों के नर एवं मादा के मध्य प्रजनन करवाया जाता। भाई अपन पहले ही कर रहे हैं कि अंत प्रजनन, यानी कि संबंध तो होंगे 4 से 6 पीढ़ी का, लेकिन इसमें एक पीढ़ी छोड़ेंगे जो ऊपर वाली जो पीढ़ी है, और उसके अलावा दूसरी पीढ़ी में अपन इनको क्या करवाते हैं, मध्य प्रजनन करवाने का काम करते हैं नर मादा के मध्य। जैसे कि दादा का किसके साथ, पोती के साथ, चचेरा भाई का चचेरे बहन के साथ, है ना, जैसे कि नाना का दोहिते के साथ, या दोहिता का नानी के साथ, ऐसे करवाए जाएंगे ना। ये सारे उदाहरण आप समझ गए होंगे। दूसरी पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी छोड़नी है, उसके बाद के जितने भी उदाहरण है वो। उम्मीद है कि अंत प्रजनन तो आपको समझ में आ गया होगा, कितने प्रकार का होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, सेम आपको डेफिनेशन मिलेगी, ओनली कुछ भी नहीं। इसमें ऐसा कैसा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें नर एवं मादा आपस में निकटतम संबंधी होते हैं, फिर ऐसे नाम मिलेंगे, संप्रजनन, अंत प्रजनन, ना अंतर्वंश प्रजनन, भिन्न प्रजनन, ऐसे, ठीक है, बता दोगे ना। ये एक डेफिनेशन आपको पता रखनी है। जैसा कि सम से या क्लोज से, अंग्रेजी में पढ़ लेना, समझ में नहीं आया तो समय से समझ में नहीं आया ना, तो अंग्रेजी में क्लोज ब्रीडिंग इसीलिए लिखा है ताकि अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आता है ना। क्लोज से आपको पता चल जाता है भाई क्लोज है। आगे देखो बही प्रजनन की बात करेंगे, यानी कि आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग यानी कि बाहर। अब यहाँ पे क्या है कि भाई उनके बीच में क्या नहीं रहेंगे, संबंध नहीं रहेंगे। कितनी पीढ़ियों तक, 4 से 6 पीढ़ी तक का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। 4 से 6 पीढ़ी का हो तो फिर तो गुण आते ही नहीं है। 6 पीढ़ी के बाद के गुण अपन प्रकट कर सकते हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक कर दो, इसके अलावा नहीं होगा ना, ठीक है। प्रजनन की इस विधि में असंबंधित नर व मादा, यानी कि कोई संबंध नहीं, उसमें संबंध था अंत प्रजनन में, बाह्य प्रजनन या बही प्रजनन में कोई संबंध नहीं रहेगा। मादा के बीच प्रजनन करवाया जाता है, जिनका 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होता, यानी कि उसका उल्टा इसमें करवाएंगे अपन। उसमें 4 से 6 पीढ़ी तक का तो संबंध होता था, इसमें नहीं है। और ये क्यों किए जाते हैं, इसमें नवीन गुणों वाली नई नस्ल के पशु तैयार किए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि भाई नई नस्ल के या नई नस्ल तैयार करने के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति काम में ली जाती है, तो कौन सी ली जाएगी, बही प्रजनन। लेकिन समान लक्षणों वाली नस्लें तैयार करने के लिए कौन सी काम में ली जाएगी, तो अंत प्रजनन काम में लिया जाएगा, ठीक है। अब इसे निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, इसे फिर बांटा जाता है, इसे भी बांटा जाएगा ना। जैसे कि भिन्न संकरण, आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, भिन्न, आउट यानी भिन्न, नाम से पता चल रहा है। इस विधि में एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर व मादा के बीच प्रजनन कराया जाता है। यानी कि अपन इतना सा ध्यान रखेंगे कि इसके बीच में संबंध कुछ नहीं होना चाहिए 4 से 6 पीढ़ी का, लेकिन नस्लें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये गिर थी तो ये भी जो इसका नर या मादा है वो कैसी होनी चाहिए, गिर होनी चाहिए। और ये किसके साथ करवाएंगे कि जो अशुद्ध हो चुकी है, अशुद्ध कब हो जाएगी है, जब दूसरी नस्ल से अपन ने क्रॉस करवाया तो उसकी जो संतान होने वाली है वो कैसी होगी, अशुद्ध होगी। क्योंकि उसमें कुछ, जैसे कि गिर और साहिवाल को आपने क्रॉस करवा दिया, उसका प्रजनन आपने करवा दिया, अब जो पैदा होने वाली जो संतान है ना, वो उसमें कुछ लक्षण किसके आएंगे, साहिवाल के, कुछ किसके आ जाएंगे, गिर के। अब वो उसकी जो संतान जो पैदा हुई है उसकी और संतान आएगी, उसमें भी साहिवाल के लक्षण प्रकट करेंगे, क्योंकि मेंडल साहब कह के गए कि अपने पूरे लक्षण F2 PD में प्रकट करते हैं। हाँ, नाना नानी या दादा दादी के लक्षण किसमें प्रकट होंगे, अपने अंदर प्रकट होते हैं हमेशा ही। सही आई बात समझ में। यानी कि दूसरी पीढ़ी में पूरे लक्षण प्रकट होते हैं, पहली पीढ़ी में तो नहीं। यानी कि माता पिता के लक्षण कम प्रकट होते हैं, जीन जरूर प्रकट हो सकते हैं, लक्षण पूरे नहीं। यानी कि जैसे कि बालों वालों की आकृति है, कलर वाली आकृतियां, जैसे कि भाई रंग के साथ काला गोरा जो भी है, बाल घुंघराले हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, नाखून हो सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। लेकिन जो सारे यानी कि जेनेटिक लक्षण जो आएंगे वो कहां तक आएंगे, F2 PD में ही आएंगे।
आगे बात समझे? ठीक है। ये क्यों किया जाता है? गिरी हुई नस्लों को सुधारने के लिए किया जाएगा, यानी कि अशुद्ध नस्ल थी उसमें नहीं, फिर वापस अपन उसमें क्या करेंगे, गिर के लक्षण लाने के लिए उसको उसी से क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। देखो कर्मोन्नति इसी का सुधरा हुआ रूप है, किसका? भिन्न संकरण का। ग्रेडिंग अप, थोड़ा सुधार किया जाएगा, ग्रेडिंग अप, समझ तो गए ना? ग्रेडिंग यानी कि क्रम से। देखो इसमें शुद्ध नस्ल वाले सांड को अशुद्ध नस्ल की मादा या गाय के साथ प्रजनन करवाया जाता है। सांड कैसा होगा? शुद्ध नस्ल। शुद्ध नस्ल कौन होती है? जो पूरे अपनी जो नस्ल के गुण हैं वो प्रदर्शित करे। जैसे कि गिर की बात करें तो भाई इसके जो कान होते हैं वो कैसे होंगे? पत्ती नुमा, लंबे लटकते पेंडुलम के समान होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? इसके सींग अर्धचंद्राकार होते हैं, ऐसे गुण, है ना? तो इसके अपन बात करेंगे तो शुद्ध नस्ल जो होती है उनके क्या लेंगे? सांड। और अशुद्ध जो हो चुकी है नस्ल उसके साथ अपन को क्या करवाना? प्रजनन करवाना। पहली बार तो इस प्रजनन से उत्पन्न मादा संतति का प्रजनन पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं नस्ल के सांडों के साथ करवाया जाता है। आगे बात समझ में देखो कैसे। यहाँ पे अशुद्ध नस्ल थी कोई भी, उसको किसके साथ? शुद्ध नर नस्ल है उसके साथ आपने क्रॉस करवाया। अब इनसे क्या हुई? एक संतान पैदा हो गई ना, मेल हो गया तो उसका कोई लेना देना नहीं है, अपने को क्या चाहिए होती है? फीमेल। अब जैसे ये फीमेल पैदा हुई तो वापस इसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे? शुद्ध जो भी नस्ल है उसके साथ। फिर इनके साथ जो संतान पैदा हुई फिर इसका किसके साथ करवाएंगे? वापस उसी का। यानी कि आगे चलते चलते अपने को कितनी पीढ़ियों में? 6 से 7 पीढ़ियों में अशुद्ध पशुओं का समूह शुद्ध पशुओं के समान गुणों वाला हो जाता है। कंटिन्यू अपन 6-7 बार जो इसके वापस इससे के दोनों की करवाया, फीमेल फिर हो गई ऐसे। क्योंकि ये ऐसा होता है कि कभी भी आप देखो कि भाई जब भी अपन क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे आपने लिया ये नर है, क्या है ये नर है, ये मादा है। लेकिन ये जो नर है वो कैसा है? ये शुद्ध है। और ये कैसी मादा है? ये है अशुद्ध है। ठीक है, इसका कितना था? 100%। लेकिन ये अशुद्ध है। कौन सी है? ये अशुद्ध है। ठीक है, इसके अब ये दोनों की बात करें तो इनमें क्या करेंगे? 50% गुण इसके आते हैं और 50% ही इसके आते हैं, तभी तो मिला के 100 बनते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि भाई ये जो नर है इसकी माता या माँ ने ये 20 लीटर पर डे का दूध देती थी। कितना देती है? 20 लीटर पर डे का दूध देती है। लेकिन अपनी जो नस्ल है ये अशुद्ध हो चुकी है, ये डेली का कितना लीटर दूध देती है? 4 लीटर दूध देती है। 4 लीटर ही दे रही है क्योंकि ये शुद्ध है। लेकिन ये शुद्ध नस्ल के ये 20 लीटर देते हैं। अब जब भी क्या करेंगे कि भाई जब इनके गुण आएंगे इनमें दूसरी पीढ़ी में तो यहां से आधा दूध निकल गया, यानी कि 10 इसका और इसका कितना हुआ? आधा 2। तो अब जो नस्ल पैदा हुई है उसके कितने लीटर दूध होगा? 12 लीटर दूध हो गया ना। यानी कि ज्यादा नहीं सुधरी है अभी भी, इस शुद्ध नहीं हुई है। शुद्ध तो कब होगी? जब 20 लीटर दूध हो जाएगा, यानी कि इधर भी बराबर इधर भी बराबर हो जाएंगे। अगली बार वापस क्या करेंगे? शुद्ध जो नस्ल है उसके साथ ही करवाएंगे। यानी कि इस फीमेल को वापस क्रॉस करवाया कितने लीटर दूध वाली से? 20 लीटर वाली से। 10 इधर का और 6 इधर का, कितने हो गए? 16। ऐसे करते करते 6-7 पीढ़ियां हो जाएगी ना, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? इधर की अपनी जो पैदा होने वाली नस्ल इसके बराबर। अब समझ में आया होगा आपके? यानी कि ये बार बार करवाया जाता है, यानी कि क्योंकि शुद्ध नस्ल के जो गुण होते हैं वो लाने के लिए करवाया जाता है। इसे कहते हैं ग्रेडिंग अप। बार बार एक ग्रेड थोड़ा सा। पहले देखा होगा आपने भाई, पहले यहाँ पे कितना लीटर दूध था? 4 ही था। इसका इसके साथ करवाया लेकिन 12 हो गया, अगली बार बढ़ के फिर अगली बार करवाया 16 हो गया। फिर अपन करवाएंगे भाई 16 को ऐसे, भाई ये 20, क्योंकि ये तो समान है, ये शुद्ध ये शुद्ध है, अभी भी शुद्ध है। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई? है यहाँ से 10 और यहाँ से 18। ऐसे ग्रेड बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अगली जो पीढ़ी आएगी उसमें इसके समान गुण हो जाएंगे। फिर इधर भी 20 हो जाएगा, इधर भी 20 हो जाएगा। तो फिर तो आगे बढ़ने से रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा होने से रहा है ना। ये चीज इसमें बताई गई है कि इसमें ग्रेडिंग अप में या कर्मोन्नति में ये इसका सुधरा हुआ रूप ओनली, और कुछ नहीं। इसमें भी अपन क्या करते हैं? गिरी हुई नस्लों को सुधारने के लिए करवाते थे, यानी कि एक ही नस्ल में करवाया जाता था। ये भी सेम वैसा ही है, समान गुणों वाला हो जाता है। कितनी पीढ़ी में हो जाएगा? 6 से 7 पीढ़ी में। आपको पूछ लिया जाएगा भाई ग्रेडिंग अप में कितना होता है, कितनी पीढ़ियों में शुद्ध हो जाती है नस्ल या समान गुणों वाली हो जाएगी? तो 6-7 पीढ़ियों में हो जाती है कम से कम। इसमें प्रथम पीढ़ी से 50% जो अपन कर रहे थे 50% गुण लेके आएंगे ना दोनों, 50% गुण तथा 6-7 पीढ़ी तक कितने % गुण हो जाएंगे? 99.99, यानी कि 100% तक जाएंगे। थोड़ा बहुत कम रहेगा। शुद्ध नस्ल के सांड आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी है जो उसकी संतान पैदा हो रही है वो जो सांड के समान। अपन किस लिए कर रहे हैं? वो तो अशुद्ध थी, अशुद्ध नस्ल थी, उसको शुद्ध के साथ करवा रहे हैं
क्योंकि अपने को कैसे पशु चाहिए, शुद्ध पशु चाहिए, इसलिए अपन बार बार कर रहे हैं। और 6-7 पीढ़ियों तक जैसा अपना सांड था शुद्ध नस्ल, उसी के लक्षण उसमें आने लग जाएंगे, 6वीं या 7वीं पीढ़ी में आने लग जाते हैं। ठीक है। तीसरा है पर संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिड आप जानते हो, हाइब्रिड यानी कि अलग से, आपने नाम सुना होगा एक बहुत बढ़िया, शंकर वगैरह ना, जो हाइब्रिड होते हैं उसे। ठीक है, पर संकरण, इस प्रकार के संकरण में विभिन्न जातियां अलग कर देते अपन। भाई जाति के अंदर तो नस्लें होती है, जैसे कि गाय का गाय के साथ ही कराओ, या तो गिर या साहिवाल के करवा दो, यहां तक तो ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें अपन क्या करते हैं, जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं के मध्य प्रजनन करवाया जाता है, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से। जैसे कि एक प्रजनन अपन ने करवाया खच्चर का, घोड़े, गधा, यहां तो कहता गधा और यहां की क्या की घोड़ी। नर किसका काम में लिया आपने, गधे का, गधा नर है, मादा कौन है, यानी कि ओवेरी किसकी काम में आई यहाँ पे, घोड़ी, यानी कि घोड़ी में प्रजनन करवाया गया। तो घोड़ी ने बच्चा दिया, घोड़ी का बच्चा क्या कर लिया, खच्चर, गधे का बच्चा नहीं हो। हाँ ठीक है, देखो हिन्नी जब लिया, हिन्नी में वीर्य किसका लिया गया, घोड़े का, और जो ओवेरी थी यानी कि अंडाणु था वो किसका या गधी का। ठीक है, हाँ दोनों उल्टे हैं। हिन्नी किसकी संतान है, तो वो किसकी संतान है, गधी की संतान है। लेकिन खच्चर किसकी संतान है, घोड़ी की संतान है। दोनों में जो खच्चर हैं, खच्चर के जो पैतृक हैं वो कौन थे, गधा, आगे, और हिन्नी का जो पैतृक है वो कौन है, घोड़ा, लेकिन जो माता है वो कौन है, गधी है। आगे बात समझ में। ठीक है, सेम ऐसे केटलो एक ये भी अपन ने तैयार किया। यहाँ पे गाय ली गई थी, अमेरिकन गाय, और उधर जो नर लिया गया वो कौन सा ले लिया अपन ने, भैंसा ले लिया। गाय और भैंस के मध्य क्रॉस करवा दिया गया, और अपन ने क्या प्राप्त कर लिया गया भाई, केटलो प्राप्त कर लिया गया। सेम ऐसे हिसाडेल मेरिनो भेड़ और बीकानेरी भेड़ के बीच में, ये विदेशी भेड़ है, इसके मध्य क्रॉस करवाया गया हिसाडेल। यानी कि ऐसे जो संकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर संकरण कहलाते हैं। डेफिनेशन मिल जाएगी तो आप बता दोगे ना, हाँ डेफिनेशन ही मिलेगी, और कुछ ज्यादा पूछने वाले नहीं आपको। या फिर जो इनके उदाहरण होते हैं इनको वो बना के लिख देते हैं, ऐसा कैसा है कि भाई दादा नानी के बीच जो संबंध या प्रजनन कराया गया है वो क्या कहलाता है, या 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य करवाया गया, या विभिन्न प्रजातियों के मध्य, या गधा और घोड़ी के बीच में होने वाला संकरण क्या कहलाएगा, या प्रजनन क्या कहलाएगा, तो बता दोगे ना। एक बार और पढ़ने की आवश्यकता है, ये चीजें थोड़ी सी टफ पड़ेगी, बाकी और नहीं है ना। अब देखो संकरण जो नॉर्मल संकरण होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि भाई राठी का क्रॉस क्या है ना, देखते हैं ना, अरे नहीं देखे क्या, राठी का क्रॉस है, राठी क्रॉस से बनी हुई क्या, राठी गाय का पता तो ना आप, हाँ क्रॉस से बनी हुई नहीं, बताओ, साहिवाल थारपारकर रेड सिंधी के क्रॉस से बनी हुई है राठी, वो वाले संकरण। अब इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में नर एवं मादा अलग अलग नस्ल के होते हैं। अब तक तो जो सारे संकरण थे उसमें शुद्ध नस्ल के या अशुद्ध नस्ल के काम में ले रहे थे, लेकिन नस्लें समान थी, शक्तिमान बना रही क्या इसको, हाँ वो अभी तेरे को पूछ रही, थोड़ी देर में मैं पूछूंगा, घर जाने नहीं दूंगा वरना। देखो इस विधि में नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग नस्ल के होते हैं। 2 नस्लों के बीच संकरण करवाया जाएगा और वही कलर, जैसे ब्राउन स्विस का किसके साथ, साहिवाल के साथ, तो वो क्या बन गई, करण स्विस। जैसे कि राठी वगैरह होती हैं, अपनी अविकालीन अविवस्त्र नस्लें हैं भेड़ की, नाम सुना होगा ना आपने, वो मुर्रा इंटू सूरती से कौन बनी, हाँ मेहसाणा का क्रॉस क्या है? मुर्रा इंटू सूरती, मुर्रा और सूरती के मध्य का संकरण कौन, मेहसाणा। बड़ी जल्दी भूल जाते हो, पूछा जाएगा आप लोगों को तब आंसू आएंगे, समय कम बचा है, ऐसे पार पड़ेगी नहीं। कायदा से जितनी मेहनत मैं करता हूं, मैं तो इतनी मेहनत करता हूं कि आप लोगों को कम मेहनत करना पड़े। तुम लोग करते नहीं हो, क्यों, सही है ना, ये पढ़ते नहीं है। देखो अब इस संकरण के भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार हैं इसी संकरण के, जो ये वाला है इसके। देखो पहला है क्रिस क्रॉसिंग या रोटेशनल, यानी कि रोटेशनल जो होते हैं, या अल्टरनेट क्रॉसिंग। ठीक है, इस विधि में 2 विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर मादा का प्रजनन एकांतर रूप से करवाया जाता है। यानी कि 2 विभिन्न नस्लें होती है, लेकिन नर जो मादा होते हैं वो कैसे होंगे, शुद्ध,
और एकांतरण क्रॉस करवाएंगे अपन। आगे बात समझ में, यानी कि एक का एक के साथ ही करवाएंगे, जैसा कि मुर्रा इंटू सूरती, ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, आई समझ में। लेकिन दूसरा क्रॉस कौन सा होता है? त्रिशंकर। जैसे कि राठी की बात करते हैं अपन, राठी में तीन तीन क्रॉस आपने काम में लिया, साहिवाल भी ली, थार पारकर भी ली और रेड सिंधी भी ली, तब जाके राठी विकसित हुई। वो कौन सा क्रॉस हो गया? ट्रिपल क्रॉसिंग, यानी कि त्रिसंकरण। ठीक है, इसमें एक साथ तीन या इससे अधिक विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर व मादा का प्रजनन करवाया जाता है। ठीक है, रुको मैं आता हूं। अगला है चरम क्रॉसिंग, यानी कि टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग, ये ध्यान में रखना, जैसा कि नाम से पता चल रहा टॉप। ठीक है, इस विधि में मादा को अपने ही वंशावली के अंतिम सांड के साथ प्रजनन करवाया जाता है। जो अंतिम सांड रहा होगा उसके साथ उसी मादा को वापस उसके साथ क्या करवाया जाता है? प्रजनन करवाया जाता है। आगे है पितृ संकरण, यानी कि बैक क्रॉसिंग। अंग्रेजी में देखना, अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रिपल से तीन, क्रिस क्रॉसिंग यानी कि सिंगल, अल्टरनेटिव रोटेशन, वही पितृ संकरण। इस विधि में दो विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर एवं मादाओं से के सेवा करवाया जाता तथा इस सेवा के बाद जो संतति पैदा होती है उसका सेवा पुनः शुद्ध पैतृक करवाया जाता है। यानी कि जो पैदा हुई है उसका वापस उसी के साथ क्या करवाएंगे अपन? क्या करवाएंगे? पितृ, यानी कि जो पैदा हो गई उसका वापस उसी के साथ संकरण करवाएंगे या क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कुछ चीजें? ओके, इसी के साथ अपना जो प्रजनन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट है। इसी के साथ साथ कुछ जो चीजें छूट गई एक दो इंपॉर्टेंट लगेगी मेरे को, तो वो आपको वन लाइनर में मिल जाएगी। लास्ट के 3 दिनों तक अपन वन लाइनर चलाएंगे, एक लाइन का जवाब एक लाइन में, है ना। जैसे कि भाई नर में मुख्य जननांग क्या होते हैं? वृषण होते हैं। वृषण के को शुक्राणु को कौन पोषण प्रदान करती है? तो वहां लिखा होगा कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली कोशिका ही करती है, ऐसा ऐसा। ठीक है, सभी दादा।